हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी साइंस यानी विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर 1 देखेंगे। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि आप इस लेसन को जरूर एक बार पढ़ें। लेसन पढ़ने से आपके दो फायदे होंगे। पहला, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। दूसरा, आज हम आपकी जांच भी कर लेंगे कि आप किसी लेसन को पढ़ते हैं तो कितना समझते हैं। इसके लिए आपको करना होगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखें। जितने क्वेश्चन हैं उसमें आपके कितने मार्क्स आए ये आप जरूर लिखें। और ये वीडियो आपके लिए विशेष है क्योंकि इस वीडियो को जब आप गहन अध्ययन करके देखेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। और जो आपने प्रीवियस ईयर अभी तक बनाया है सीटेट का, मैंने बोला था कि प्रीवियस ईयर जरूर बनाए, तो जब उससे मैच करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मैच होंगे। और क्लास 8 का साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी साइंस यानी विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसमें पहला क्वेश्चन देखा जाए तो यह है, सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किन जैविक प्रक्रमों में करते हैं? ऑप्शन ए पाचन, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी सभी। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखें। ऐसे ही जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूं वैसे ही कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर भी लिख सकते हैं, जिससे लगातार आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बाद में टोटल करके आप टोटल समरी भी अपना दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर प्रश्न पे विशेष ध्यान दिया जाए तो यहाँ एक और प्रश्न भी बन सकता है। आप देखिए प्रश्न पे एक और प्रश्न कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे अगर प्रश्न पूछा जाए ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है या किससे प्राप्त होता है, तो भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। देख सकते हैं भोजन से प्राप्त ऊर्जा, यानी ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है, हमें किससे प्राप्त होता है, तो भोजन से। ये पहला क्वेश्चन हुआ। और इसका ऑप्शन पाचन, श्वसन, उत्सर्जन। जो भी सजीव हैं वो ये तीनों क्रिया करते हैं और इस क्रिया करने में उन्हें ऊर्जा की खपत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी होगा, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 2, सजीव अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? सजीव अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन ए जंतुओं, ऑप्शन बी पादपों, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी होगा दोनों, ए और बी दोनों। क्यों होगा? क्योंकि जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनसे हम भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे जो भी शाकाहारी कहलाया जाता है कि ये इंसान शाकाहारी है, ये मांसाहारी, जनरल मैं रूप से बता रहा हूँ। तो शाकाहारी में वो लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों से अमरूद, गेहूं, चावल, ये सारी चीज पादप से प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर इसमें और भी बात की जाए शाकाहारी में ही, तो जो दूध प्राप्त होते हैं वो किससे प्राप्त करते हैं? हम लोग जंतु से प्राप्त करते हैं। मध होता है, ये किससे प्राप्त करते हैं? जंतुओं से प्राप्त करते हैं, जिसे मकरंद भी कहते हैं। तो ये सारे चीज हम किससे प्राप्त करते हैं? जंतु से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, दोनों लोग डिपेंड किस पे होते हैं? जंतु और पादपों पे। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्राप्त कराने के लिए आवश्यकता है। ऑप्शन है उत्पादन, बी ऑप्शन है उचित प्रबंधन, सी ऑप्शन है वितरण, डी ऑप्शन है सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, क्योंकि एक विशाल आपके पास जनसंख्या है तो उसमें से कुछ लोग ही किसान होंगे जो फसल का उत्पादन करते होंगे और कुछ लोग उसका प्रबंधन करते होंगे। साथ में वितरण तो सबको करना है, क्योंकि सभी को ऊर्जा की आवश्यकता है, सभी को भोजन की आवश्यकता है, सभी को श्वसन की आवश्यकता है। और श्वसन, उत्सर्जन, पाचन आप करते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है तो आपको भोजन की आवश्यकता है, अब भोजन की आवश्यकता है तो आपको उत्पादन की आवश्यकता है।
तो उत्पादन सबसे पहले करेंगे, फिर आपका दूसरा में जाएं तो उत्पादन हो गया तो उसको कहाँ रखें, उचित प्रबंधन करना होगा, फिर उसका वितरण भी करना होगा क्योंकि सारे लोग के पास जाएगा तभी तो वो जीवित रहेंगे, इसलिए इसका आंसर डी होगा सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, फसल कहते हैं। ऑप्शन है आपका एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाना। ऑप्शन बी है एक किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नहीं उगाना। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो ए है एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पे, किसी बड़े पैमाने पर किसी स्थान पे एक ही किस्म के पौधे को उगाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। याद रखिएगा, बड़े पैमाने पे, छोटे पैमाने पे देगा तो वो आंसर नहीं होगा, बड़े पैमाने पे उगाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, फसलों के प्रकार हैं। तो फसलों के क्या प्रकार हैं? आपके पास ऑप्शन है ए अन्न, बी है सब्जियां, सी है फल, डी है इनमें से सभी। तो ये फसलों के सभी प्रकार हो जाएंगे, अन्न भी है, सब्जियां भी हैं, फल, ये सारे क्या हैं, फसलों के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनुष्य घुमंतु थे। ये सोशल साइंस का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी ये साइंस के आपके बुक में दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। 10,000 ईस्वी पूर्व, 11,000 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है आपका ये। ऑप्शन नंबर सी है आपका 21,000 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर डी है आपका 22,000 ईस्वी पूर्व। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ए 10,000 ईसा पूर्व में मनुष्य घुमंतु थे। क्वेश्चन नंबर 7 है एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े पैमाने पर लगाए जाएं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पादप, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी कटाई, ऑप्शन डी फसल। ये क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा जा चुका है तो निश्चित ही इसका करेक्ट आंसर आप दे सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका डी है फसल। क्वेश्चन नंबर 8 मोटे तौर पर फसलों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो मोटे तौर पे देखा जाए तो फसलों को कितने वर्गों में बांटा जाएगा? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2। एक होता है खरीफ फसल, दूसरा होता है रबी फसल। तो चलिए इसके बारे में विस्तृत रूप से क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 9 है आपका खरीफ की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है? ऑप्शन ए है ग्रीष्म, ऑप्शन बी है शीत, ऑप्शन सी है वर्षा, ऑप्शन डी है सभी। यहाँ 3 प्रश्न बनते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में कौन से फसल होते हैं, शीत ऋतु में कौन से फसल होते हैं, वर्षा ऋतु में कौन से फसल होते हैं। तो इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि लगातार इसी से संबंधित आपके प्रश्न आएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी है वर्षा ऋतु में। अब खरीफ फसल वर्षा ऋतु में क्यों उगाया जाता है? क्योंकि उसे पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए वर्षा में पानी बहुत ज्यादा होता है। तो वर्षा ऋतु में वही फसल उगा सकते हैं जिससे पानी की ज्यादा आवश्यकता हो, इसलिए खरीफ फसल होते हैं। अब खरीफ फसल में कौन कौन से फसल आएंगे ये भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन इसमें धान बेसिक रूप से आप देखते हैं कि धान में बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो निश्चित ही खरीफ फसल का एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं तो धान आएगा जिसे पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इसे याद करने का ये तरीका हमेशा आपको ध्यान में रहेगा कि खरीफ मतलब बहुत ज्यादा बारिश होने वाला, बारिश से पानी लेने वाला पौधा, जैसे में धान। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है रबी की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है? ऑप्शन ए है आपका ग्रीष्म है, ऑप्शन बी है शीत है, ऑप्शन सी है वर्षा है और ऑप्शन डी है सभी है। तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो शीत होता है। पहले हम खरीफ फसल यानी धान की खेती करते हैं, उसके बाद आपका रबी फसल की खेती करते हैं। अगर खरीफ फसल की बात की जाए तो ये सामान्यतः जून से सितंबर महीने तक चलती है। उसके बाद जब जाड़े का मौसम आ जाता है तो ये रबी फसल की बुआई स्टार्ट हो जाती है। और ये कब किस ऋतु की बात की जाए तो शीत ऋतु में होता है और इसकी कटाई लगभग मार्च के करीब में होती है। फिर उसे थ्रेसर से थ्रेसिंग करके उसे अलग कर लिया जाता है
और उसका उपयोग हम खाने में करते हैं रबी फसल। जैसे में एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो आपका गेहूं, एक एग्जाम्पल दिया, इसके अलावा और भी प्रश्न में आपके एग्जाम्पल मिलेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। खरीफ की फसलें भारत में सामान्यतः जून से सितंबर में होती है। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि खरीफ की फसलें किस माह तक होती है सामान्यतः, तो आपका किस माह तक आएंगे, तो जून से सितंबर तक। निम्न में से खरीफ फसल कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका धान, मक्का, बी है आपका मूंगफली सोयाबीन, सी है आपका ऑप्शन कपास, डी है आपका इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका इनमें से सभी है। और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फिर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस पैदा करेंगे ताकि हमेशा आपको याद रखे रहा कि खरीफ फसल क्या होता है, रबी फसल क्या होता है और इसमें कौन कौन से नाम आते हैं, ये हमेशा आपको कैसे याद रहेगा, इस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। वो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, रबी की फसलों के नाम बताएं। ऑप्शन ए है आपका गेहूं, बी है आपका चना अलसी, सी है आपका मटर सरसों, डी है आपका सभी। इसका करेक्ट आंसर आपका सभी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 का भी देखें तो आपको इनमें से सभी मिला। साथ में कभी कभी क्वेश्चन जब आते हैं तो ये होता है, जिसमें अगर रबी फसलों के नाम में ये भी आ जाएगा आपके ऑप्शन में कि गेहूं, चना, अलसी, मूंगफली और सरसों, फिर दे देगा गेहूं, चना, अलसी, मटर, सरसों। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बीच में कोई एक नाम भी दिया जा सकता है और वो होगा खरीफ का फसल अगर रबी फसल पूछा जा रहा, नहीं तो खरीफ फसल पूछे जाएगा तो उसमें बीच में एक कोई नाम रबी फसल का दे दिया जाएगा, तो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है वो नाम याद होने चाहिए। बुक में केवल यही नाम दिया गया है और सारे नामों को मैंने इंक्लूड करके लिख दिया है क्वेश्चन बैंक में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो याद कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अगर गेहूं, रबी का एग्जाम्पल आप जाहिर सी बात है जानते होंगे गेहूं, क्योंकि गेहूं में पानी कम चाहिए होता है और शीत ऋतु में होता है। ये एग्जाम्पल में भी बहुत देर से मैं कहता आया हूँ, को आपको याद भी हो गया होगा। और जब भी खरीफ की बात आएगी तो वहाँ खरीफ मतलब होता है वर्षा, और वर्षा मतलब होता है जून से सितंबर, और इसमें धान को पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए खरीफ फसल कहते हैं और वर्षा ऋतु में होता है। ये तो आपको याद ही होगा। अब जो नाम आगे के हैं, ये 3-4 नाम हैं और इसके भी 3-4 नाम हैं, ये कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो गोले होते हैं वो रबी फसल के लगभग होंगे। जैसे में चना लगभग गोला ही होता है, अलसी गोला ही होता है। अगर अलसी का जो फल देखा जाए तो वो गोला ही होता है, बाद में उसको अलग किया जाता है तो वो तीसी होता है, फिर वो मतलब चपटा चपटा दिखेगा। लेकिन अगर अलसी को देखा जाए तो वो गोला ही होता है। और मटर भी देखा जाए तो उसका दाना गोला होता है, सरसों का दाना भी गोला होता है। तो एक चीज याद रखेंगे, गेहूं के साथ सभी जो रबी होते हैं, रबी मतलब गोला, और ये सभी इसके दाने जो हैं वो गोले होते हैं। अगर इसमें बात की जाए तो धान एक होता है इसमें खरीफ फसल में, और इसके साथ आपके आएंगे मक्का को, वो भी चपटा होगा। मूंगफली तो वो लंबा, मतलब वो लंबा होगा अंडे के आकार जैसा। सोयाबीन गोला होता है, लेकिन याद रखिएगा सोयाबीन हम लोग नहीं बोते हैं, वो पता नहीं कहाँ से आता है, इसलिए हम खरीफ में रखेंगे। खरीफ मतलब खरीदना, और इससे सोयाबीन मतलब होता है कि वो गोला होता है लेकिन उसे हम नहीं बोते हैं। बाकी सब तो यहाँ मिल जाएगा अपने एरिया में, ये सब अपने क्षेत्र में ये मिल जाएगा, लेकिन सोयाबीन लगभग अपने क्षेत्र में नहीं बोया जाता है, को बाहर से लेके आते हैं। नहीं, खरीफ मतलब खरीद के लाते हैं। कपास भी खरीद के लाते हैं, और वो रुई होता है एक तरह से। तो ये जान सकते हैं कि सोयाबीन, कपास ये खरीद के लाते हैं। मूंगफली भी अपने एरिया में लगभग नहीं होता है, यूपी में होता है। तो ये जो चीज़ है, तो ये आराम से आप पहचान सकते हैं खरीफ फसलें को और रबी फसलें को, ये छोटा सा ट्रिक के साथ। और भी बहुत सारे ट्रिक आप अपने अनुसार जरूर सीख लें, जरूर देख लें, ताकि आपको हमेशा याद रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है, तो ग्रीष्म ऋतु हमने बात किया, देखिए पहले बात किया हमने, आपका पहला ऑप्शन था आपका वर्षा ऋतु का, तो वर्षा ऋतु में आपका खरीफ हो गया क्योंकि धान है उसमें पानी की आवश्यकता है। और दूसरा बात किया मैंने शीत ऋतु का, तो शीत मतलब गेहूं होता है और वो रबी है इसलिए क्योंकि उसमें पानी की कमी पानी कम लिया जाता है। अब बात की जाती है गर्मी में, गर्मी के मौसम में कौन होगा, तो गर्मी के मौसम में आपके ऑप्शन है दालें, बी होगा सब्जियां, सी है आपके ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, ए और बी दोनों, यानी दाल और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, किस फसल को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है? निश्चित ही आप तुरंत और 1 सेकंड में उत्तर देंगे, क्योंकि बहुत बार हम इस बात को बता चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ए, धान। ऑप्शन भी मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि आप जानते ही होंगे ए धान होगा, गेहूं, चना और सरसों नहीं होगा। गेहूं, चना और सरसों देखा जाए तो गोला है, और गोला है तो जाहिर सी बात है रबी फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मे भी एक बार पूछा भी जा चुका है। प्रश्न है आपका, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामूहिक अवधि में करने पड़ते हैं। यानी जब फसल उगाया जाता है तो बहुत सारे क्रियाकलाप, बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं समय समय पर। तो यह क्रियाकलाप या कार्य कृषि पद्धति कहलाता है। यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि कृषि पद्धति किसे कहते हैं, क्वेश्चन में ये भी आ जाएगा। तो कृषि पद्धति किसे कहते हैं? जब फसल उगाने में किसान बहुत सारे क्रियाकलाप समय समय पर करते हैं तो उसे हम कहते हैं कृषि पद्धति। तो आगे का प्रश्न इसमें कृषि पद्धति कहलाता है, निम्न क्रियाकलाप को क्रमानुसार करें। यानी इसको क्रम के अनुसार लिखना है। अगर इसमें देखा जाए तो 1 नंबर में आपको दिया गया है मिट्टी तैयार करना, बी में बुआई है, 3 में सिंचाई है, 4 में खाद एवं उर्वरक देना है, 5 में आपका खरपतवार से सुरक्षा है, 6 में आपका कटाई है, 7 में भंडारण है। चलिए इसका ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। पहले का 1 2 4 3 5 6 7 है, बी का देखा जाए 2 3 4 5 6 7 1 है, सी का देखा जाएगा 2 3 1 4 5 6 7 है, और डी का देखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ये सारे ऑप्शन है आपके। तो अगर इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले प्रथम चरण में सबसे पहले तो हमको कुछ भी बुआई करना है तो मिट्टी में बोते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करेंगे। फिर मिट्टी को तैयार करने के बाद जैसे कल्टीवेटर हुआ या हल हुआ, इस तरह के बहुत सारे कुदाल हुआ, इस जिससे भी हो उससे मिट्टी तैयार कर लेंगे। ये औजार हैं मिट्टी तैयार करने के, तो इससे मिट्टी तैयार कर लेंगे। और मिट्टी तैयार करने के बाद उसमें जो भी जैसे गेहूं है तो गेहूं छिटाई कर देंगे। अगर धान का तो अलग तरीका होता है, लेकिन इसके बाद हम लोग बुआई करते हैं। पहला होता है मिट्टी तैयार करना, मिट्टी अच्छे तरीके से तैयार हो गई तो उसमें हम बुआई करते हैं। बुआई के बाद क्या होता है, हमें उसके साथ खाद और उर्वरक भी देना होता है। ऑप्शन नंबर 3 में आपका आएगा खाद एवं उर्वरक। यानी पहले में मिट्टी तैयार करते हैं, पहला चरण, दूसरे में बुआई करते हैं, और तीसरा खाद और उर्वरक दे देते हैं। इससे क्या होता है, उपज अच्छी होती है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो जब खाद और उर्वरक दे देंगे, बुआई कर दिया हमने, तो जाहिर सी बात है कि वो पेड़ थोड़ा सा बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो उसको जरूरत किसकी होगी? सिंचाई की, यानी पानी की आवश्यकता होगी। तो पहला हो गया मिट्टी तैयार करना, दूसरा हमने कर दिया उसका बुआई, तीसरा हमने उसमें दे दिया खाद एवं उर्वरक। तो उसके बाद जब वो बड़ा हुआ तो उसमें उसका कर दिया मैंने सिंचाई। तो सिंचाई करने के बाद अब फसल और बड़े हो जाएंगे तो उसके साथ निकल आते हैं कुछ अवांछित आपके पौधे जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं, और वो रुकावट करते हैं आपको फसल के पैदावार में। तो उसके लिए हम सुरक्षा करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग खरपतवार को। पांचवा आपका हो गया खरपतवार से सुरक्षा, यानी जो भी अवांछित पौधे हैं उसको हम हटाते हैं, तो वो खरपतवार होता है, उसको उससे सुरक्षा होता है। पांचवा और छठा देखा जाए तो जब सुरक्षा कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आपका फसल पक जाएगा। पक जाने के बाद उसका कटाई करते हैं, और कटाई करने के बाद जब वो फसल मेरे पास आ जाएगा, कटाई कर दिए, तो उसका भी भंडारण का व्यवस्था करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? भंडारण का व्यवस्था। तो ये क्रम संख्या देखा जाए तो आपका ए है 1 2 4 3 5 6 7। यानी 1 में आपका मिट्टी तैयार करना, 2 में आपका बुआई करना, 3 में आपका खाद एवं उर्वरक देना, 4 में आपका सिंचाई करना, 5 में खरपतवार से सुरक्षा, 6 में कटाई और 7 में भंडारण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए जो मैंने बताया उसी से संबंधित प्रश्न भी है। देखिए इस क्वेश्चन बैंक को इस तरीके से तैयार किया गया है ताकि आपके बुक से कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं कोशिश करूंगा मैं खुद क्लास 8 का साइंस का क्वेश्चन बैंक लेके आऊं ताकि कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो। क्लास 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्लास 8 से सीटेट में, तो वो भी एनसीईआरटी बुक से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आराम से प्रत्येक वीडियोस को देखिएगा और आराम से देखिएगा। बहुत सारी चीज आप नहीं जानते भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फंस जाते होंगे। अब प्रत्येक प्रश्न में मैंने पॉइंट को जोड़ा है। चलिए इस प्रश्न में भी पॉइंट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं।
फसल उगाने के प्रथम चरण। अब यहां पे पूछ दे फसल उगाने का प्रथम चरण क्या है, तो मिट्टी तैयार करना। मिट्टी को उलटने पलटने तथा पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। अब जुताई किसे कहते हैं, यह भी प्रश्न आ जाएगा। तो मिट्टी को उलटने पलटने तथा पोला करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। मिट्टी को पोला बनाने से जड़ें भूमि में गहराई तक जाती है। दूसरा देखिए कितना इंपॉर्टेंट यहां भी बन जाता है कि मिट्टी को पोला करने से क्या फायदा है, तो इससे क्या होती है, जड़ें जो भूमि की गहराई तक जाती है, इसलिए मिट्टी को पोला करना बहुत ही आवश्यक है। अब इसमें प्रश्न क्या है वो देखते हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें सरलता से डैश 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 कर सकती हैं। ये आपके पूरे बुक से लिया गया है, बुक का एक जगह का कटिंग है और इसका आंसर निश्चित ही आप दे पाएंगे अगर आप इस बुक को पढ़े होंगे तो, और इस लेसन को पढ़े होंगे तो। चलिए ऑप्शन ए है वाष्पो उत्सर्जन, ऑप्शन बी है श्वसन, सी है ए बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। अगर इसका करेक्ट आंसर की बात की जाए तो श्वसन को पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें सरलता से श्वसन कर सकती है। सरलता से क्या कर सकती हैं, श्वसन कर सकती है, इसलिए पोली मिट्टी करते हैं। पोली का मतलब हो गया भुरभुरा टाइप का, यानी वो मिट्टी हार्ड नहीं हो, वो भुरभुरा हो। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। पोली मिट्टी में रहने वाले केचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता करती है। यह जीव किसानों के डैश 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 हैं, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा डैश 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 बनाते हैं। इसका ऑप्शन देखे जाए तो ए पालतू पशु कमा ह्यूमस, बी मित्र ह्यूमस, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा बी मित्र और ह्यूमस। याद रखिएगा पालतू पशु मत लिख दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। इसके अलावा और भी ऑप्शन आएंगे, लेकिन आपका करेक्ट आंसर बुक के अनुसार मित्र और ह्यूमस ही होगा, एनसीईआरटी बुक के अनुसार। तो ये जीव किसानों के मित्र हैं, क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। ये भी शब्द याद रखिए, ह्यूमस शब्द याद रखिएगा कि जो खाद हैं या केंचुए और सूक्ष्म जीव जो वृद्धि करके तैयार करते हैं तो उससे ह्यूमस की प्राप्ति होती है। यहाँ खाद से भी अगर बात की जाए तो खाद से भी ह्यूमस का प्राप्ति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, और 18 में आपका सबसे पहले डैश 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 दिया गया है कि मिट्टी की पौधे की वृद्धि में सहायक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर, बी है बीज की परत के कुछ सेंटीमीटर, सी है निचली परत के कुछ सेंटीमीटर, और आपका ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर। इसीलिए मिट्टी को हम लोग पोला करते हैं, कुछ ही मतलब मिट्टी के कुछ ही भाग को पोला करते हैं, नीचे तक गहराई तक मिट्टी को नहीं पोला करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा अंदर जड़ें चली जाएगी तो सांस भी लेना उसका मुश्किल हो जाएगा, जो बीज उसमें डालेंगे हम लोग। तो इसलिए मिट्टी का ऊपरी जो कुछ परत होती है, ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी पौधे के वृद्धि में सहायक है, उसी को हम लोग पोला करके तैयार करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर आपका ए होगा ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य डैश 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 औजारों से किया जाता है। यह भी क्वेश्चन आपका बनता है कि किसके लिए, किस कारण से बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है, क्यों? अच्छी उपज के लिए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर इस प्रश्न की बात की जाए तो यह कार्य डैश डैश औजारों से किया जाता है। किन औजारों का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए में आएगा हल कुदाली एवं कल्टीवेटर, बी में आएगा आपका हल कुदाली एवं थ्रेसर, सी है आपका ए और बी दोनों, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपका ए होगा हल कुदाली और कल्टीवेटर। हल की बात की जाए तो हल आपका होता है दो बैलों की सहायता से चलाया जाता है, नीचे फाल होता है जिसकी सहायता से वो चलता है। और कुदाली की बात की जाए, अगर एनसीईआरटी बुक की बात की जाए तो इसमें भी बैल का उपयोग किया गया है, लेकिन जैसे गांव में देखा जाए तो कुदाल में एक डंडा होता है और उससे क्या करते हैं, एक फावड़ा होता है आगे में, और उससे वो लोग
खेत को खुद से ही ये कुदाल से कोड़ते हैं, लेकिन अगर एनसीईआरटी बुक में भी इसमें प्रयोग में आपका बैल दिखाया गया है। और बात की जाए कल्टीवेटर की, तो ये ट्रैक्टर की सहायता से चलाते हैं, जोतते हैं खेत को कल्टीवेटर से। आपको मिल भी जाएगा हल, आपको उसको भी आपको हल ही कहते हैं एक तरह से। तो ये कल्टीवेटर आपको मिल जाएगा। और बात की जाए ऑप्शन बी की, तो हल कुदाली को सेम है, लेकिन यहां बात आ जाती है थ्रेशर की। को थ्रेशर क्या होता है, को थ्रेशर के बारे में एक क्वेश्चन आगे भी है, तो उस पर पूरे तरीके से अच्छे से डिस्कशन किया गया है, तो वहां पे हम लोग देख लेंगे। तो यहां पे बात की जाए आंसर, तो आपका ए हो जाएगा, हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, हल शाफ्ट होता है। ऑप्शन ए, हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी, बी लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती, सी फाल, डी इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो ए है, हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी को हम लोग हल शाफ्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मे भी ये सीटेट में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, राधा एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरती है तथा इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाती है और कुछ समय प्रतीक्षा के पश्चात कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं। ये कौन से हैं? ए क्षतिग्रस्त खोखले और हल्के बीज, बी स्वस्थ बीज, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट है आपका आंसर ए, क्षतिग्रस्त खोखले और हल्के बीज। क्षतिग्रस्त वो बीज होते हैं जो आप अगर बोते हैं तो उसमें मतलब जीव नहीं होता है, जीवन नहीं होता और वो पेड़ का रूप नहीं ले सकते हैं, वो अंकुरित नहीं हो सकते हैं। इसके साथ ही मैं एक और बात बता दूं यहाँ पे कि एक शब्द भी यूज किया गया है इसमें, नवेद विद। नवेद विद क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, कभी अगर क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे चने में क्या होता है, चने को अगर हम पानी में रखते हैं, पानी में रखने के बाद वो अंकुरित होता है, को उसमें से कहा गया है एक जगह कि जब चने को पानी में रखने के बाद जब अंकुरित होगा, जब उसको अलग रखते हैं तो उसमें से नवेद विद को छांट लेते हैं, यानी जो उसमें अंकुरित होकर छोटे छोटे नवेद विद होते हैं, यानी पौधे का रूप लेने वाला जो प्रक्रिया स्टार्टिंग है उसी को हम लोग नवेद विद कहते हैं। तो ये कंसेप्ट आप क्लियर रखिएगा, ऑप्शन में कुछ ना कुछ देगा इससे संबंधित, अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। और यहाँ बात की जाए क्षतिग्रस्त खोखले और हल्के बीज की, तो वो क्या होते हैं, वो ऊपर तैरने लगते हैं जब पानी में डाला जाएगा। तो ये 21 का आपका ए आंसर सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। को नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीड ड्रिल है, बीच में डैश डैश है, तो ये क्या है? आपका ऑप्शन है ए, बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित औजार, बी है आपका बुआई के लिए बीजों के समान दूरी और गहराई के लिए औजार, सी है सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है, डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो डी होगा, इनमें से सभी। इस पॉइंट को क्यों लिखा गया है, क्योंकि आपको यह पता चल जाए कि सीड ड्रिल क्या होता है। सीड मतलब बीज, बीज का एक ड्रिल होता है, बीज का एक मशीन होता है जिसमें बीज डाला जाता है और बीज डाल के बुआई किया जाता है। और ये ट्रैक्टर से संचालित औजार है, यानी ट्रैक्टर की सहायता से चलाया जाता है। और इसमें एक चीज होता है सीड ड्रिल में कि बीजों को समान दूरी और गहराई में बोया जा सकता है, यानी बीज उसमें डाल दीजिए, उसमें चारों तरफ से पाइप वगैरह लगे रहेंगे, फिर उसमें औजार रहता है, उसमें हल लगे हुए होते हैं, फाल जो होता है वो लगे होते हैं और वो जोतते जाता है, उसमें बीज डालते जाता है। और इससे क्या होता है, तेजी से बुआई भी हो जाता है, आपका श्रम का बचत भी होता है, समय का बचत भी हो जाता है और एक समान दूरी पे और गहराई पे भी होता है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर अच्छी फसल चाहिए आपको, को भूमि में जो बीज का रोपण होता है वो समान दूरी पे होना चाहिए, उसको दूरी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे ज्यादा फसल ज्यादा आ जाएगा तो बुआई ज्यादा कर देंगे तो ज्यादा फसल होगा तो ज्यादा उपज मिलेगी, ऐसा नहीं है। उसको समान दूरी चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से
फैले वो और अच्छे उसमें बीज आए। तो ये भी कंसेप्ट आप क्लियर रखिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए तो 22 का डी आंसर सही है इनमें से सभी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 ये पहले ही डैश दिया गया है और आगे लिखा गया है पौधे के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौधे के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौधा तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन है ए धान, बी वनीय एवं पुष्पी, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। अगर इसका करेक्ट आंसर की बात की जाए तो आपका धान तो होगा ही, और साथ में मैं बता दूं यहां बी ऑप्शन भी आपका सही होगा, वनीय एवं पुष्पी। ये दोनों पहले पौधशाला में उगाया जाता है। जैसे अगर गांव की बात की जाए या जहां भी धान की खेती होती है वहां, तो धान की खेती के लिए सबसे पहले उसका बीज का रोपण करते हैं। सबसे पहले उसका बीज पानी में डाल के गिरा के उसका रोपण कर देंगे। फिर जब वो बीज बड़े हो जाएंगे तो फिर हाथ से उसे उखाड़ दिया जाता है। फिर जहां रोपना होता है उसको पानी से पूरा भिंगा देंगे, फिर जुताई वगैरह कर देंगे, उसका लेव कहते हैं गांव में, तो लेव कर देंगे। उसके बाद इसको धान को उसमें जो भी मतलब बड़ा पौधा है उसको ले जाके गीत गाते हुए उसको रोपित करते हैं, उसको रोपते हैं। वनीय पुष्पी के साथ यही होता है। तो साथ में इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो 23 का आपका सी होगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, मिट्टी में पोषक स्तर रखने के लिए क्या करते हैं? ए खाद एवं उर्वरक का प्रयोग, बी खेतों में एक के बाद दूसरी फसल उगाना, सी ए और बी दोनों, और डी आपका ऑप्शन है केवल खाद का उपयोग जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है, जैसे वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केचुए द्वारा तैयार खाद। देखिए अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर 3 की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन डाला गया है। क्यों डाला गया है? क्योंकि सबसे पहले शॉर्टिक्स की बात करेंगे तो केवल शब्द का यूज मैंने बताया कि जब भी केवल शब्द और मात्र शब्द ये शब्द यूज होते हैं तो लगभग गलत होते हैं। तो यहाँ केवल शब्द के कारण, केवल मतलब केवल वही, यानी इंडिविजुअल किसी एक चीज की बात की जा रही है तो वो लगभग गलत होते हैं। तो यहाँ पहले तो मैं इसको काट दूंगा शॉर्टिक्स द्वारा भी। लेकिन ये कह क्या रहा है? देखिए खाद का उपयोग तो हम करते ही हैं, लेकिन केवल खाद का ही नहीं करते, और भी उर्वरक का भी प्रयोग करते हैं। साथ में बी नंबर जो ऑप्शन है खेतों में एक के बाद दूसरी फसल उगाना। देखिए अगर यहाँ कंसेप्ट की भी बात की जाए तो अगर एक फसल उगाते हैं फिर वही फसल उगाएंगे तो क्या होगा, जो भी वो पोषक तत्व तो लिया ही, साथ में जब वही दोबारा रोपित किया जाएगा तो फिर दोबारा वही आपको जितना पोषक तत्व है वो लेगा। तो इससे क्या होगा, पोषक तत्व जो भी उर्वरक है आपके खेत में वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो इससे अच्छा फसल भी नहीं होगा। तीसरी बार रोपेंगे तो और फसल होगा ही नहीं। इसलिए हम लोग चेंज करते हुए जाते हैं और बीच बीच में दलहन फसल का उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका उर्वरक क्षमता, मिट्टी का पोषक स्तर बने रहता है। और बात कर रहे थे हम ऑप्शन डी की, तो अब कभी कभी प्रश्न ये भी पूछता है कि खाद क्या होता है। तो खाद जो होता है पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है हमें। जैसे में एग्जाम्पल पूछा जाता है वर्मी कंपोस्ट होता है और आपका केचुए द्वारा तैयार खाद होता है। तो ये समझ के एक ऑप्शन से ही आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया और इसका करेक्ट आंसर भी आपका क्लियर हो गया। सी नंबर होगा, ए और बी दोनों। बनाने के लिए हम लोग खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं और खेतों में एक के बाद दूसरी फसल उगाना होता है। खाद और उर्वरक में आपको ये जरूर कहेंगे, इस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि खाद क्या उर्वरक क्या है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट जरूर है कि आप ज्यादा से ज्यादा खाद का प्रयोग करें, क्योंकि ये खाद जो होता है ह्यूमस का निर्माण करता है जो बहुत ही लाभकारी है। और साथ में अगर खाद का उपयोग करेंगे तो जो भी आपके मित्र जो हैं, सूक्ष्मजीव जो आपके मित्र हैं, उनकी क्षमता उस खेत में ज्यादा बढ़ेगी, फिर पोषक स्तर हमेशा बने रहेगा। नहीं तो अगर उर्वरक लगातार कर रहे हैं तो फसल तो उस मंथ में ज्यादा होगा, लेकिन वो ज्यादा अगर उपयोग करेंगे तो वो जो भूमि है उर्वरक क्षमता, अपना पोषक स्तर क्षमता खो देगा और वो मतलब मिट्टी उसका खराब हो जाएगा। तो इसके लिए एक विशेष शब्द का भी यूज होता है, बंजर जमीन धीरे धीरे बनती जाएगी, इसलिए उर्वरक का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, निश्चित ही उर्वरक से संबंधित क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 25 में है
उर्वरक रासायनिक पदार्थ है। यहां पहला ही क्वेश्चन बन रहा है कि उर्वरक क्या है। तो उर्वरक आपका एक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं और इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। इसका उत्पादन कहां किया जाता है? तो फैक्ट्रियों में किया जाता है। तो दो क्वेश्चन यहां बन रहे हैं, उर्वरक क्या है? रासायनिक पदार्थ है और इसका उत्पादन कहां होता है? फैक्ट्रियों में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेन है इसका, तो निम्न में से उर्वरक को पहचानिए। तो निम्न में से उर्वरक कौन है? तो इसको पहचानना है हमें। तो ऑप्शन ए है यूरिया, दूसरा है अमोनिया सल्फेट, तीसरा है सुपर फॉस्फेट, तीसरा है आपका, चौथा है आपका पोटास और पांचवा है एनपीके, यानी एन मतलब होता है नाइट्रोजन, पी मतलब होता है फॉस्फोरस, के मतलब होता है पोटेशियम। तो ये हैं आपके ऑप्शन ए में। और बी ऑप्शन देखा जाए तो वर्मी कंपोस्टिंग है, यानी वर्मी कंपोस्ट है। सी देखा जाए तो केचुए द्वारा तैयार खाद है और डी देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी आपका खाद है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात की जाए ए है। ये भी हो सकता है कि आपको ऑप्शन आपका यूरिया चाहे एनपीके दे दे, तो याद रखिएगा एनपीके क्या है? आपका नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। और ये सब क्या है? उर्वरक है, और उर्वरक है और ये रासायनिक पदार्थ है, इसीलिए ये उर्वरक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, जल प्रदूषण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जल प्रदूषण किसे होता है? खाद से होता है, वर्मी कंपोस्टिंग से होता है, उर्वरक से होता है, या केचुए द्वारा तैयार खाद से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जल प्रदूषण आपका उर्वरक से होता है, क्योंकि उसमें केमिकल होते हैं। केमिकल में एनपीके वगैरह आपको मैंने बखूबी दिखा दिया। तो ये इसका प्रयोग करने से जल का प्रदूषण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा सी नंबर, उर्वरक। क्वेश्चन नंबर 27, खाद एक पदार्थ है। खाद एक किस तरह का पदार्थ है? ए नंबर ऑप्शन है कार्बनिक जैविक है, बी नंबर अकार्बनिक है, सी नंबर भौतिक है, डी नंबर आपका जैविक है। इसका करेक्ट आंसर आपका ए है, कार्बनिक जैविक है। क्वेश्चन नंबर 28 है फसल चक्रण। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। फसल चक्रण क्या होता है इसके बारे में ये प्रश्न है। ए, एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। यानी फसल चक्रण कैसे किया जा सकता है? तो एक फसल के बाद दूसरे खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। ऑप्शन बी देखा जाए तो मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है। फसल चक्रण क्या है? तो मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है। तो देखा जाए यहाँ ए और बी ऑप्शन, सी देखा जाए तो ए और बी दोनों है, डी देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ए बी दोनों होगा। और देखा जाए विशेष रूप से तो दोनों एक ही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे बात ही की जा रही है कि पहले एक फसल लगाएं, फिर उसके बाद क्रमानुसार दूसरा फसल लगाते हैं, दूसरे किस्म का फसल उपयोग करते हैं। तो मिट्टी का जो होता है तो वो पोषक तत्व तो हमेशा बनते रहेगा, यानी प्रतिपूर्ति होती रहेगी। को ये फसल चक्रण क्या है? प्रतिपूर्ति का एक अन्य तरीका भी है। ये सामने प्रूफ भी होगा। ये हो गया परिभाषा, ये हो गया उससे फायदा, यानी क्या उससे फायदा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये आपको पिछले क्लास में भी जरूर मिला होगा, उसमें जब क्वेश्चन बैंक बनाए जाएंगे तो उसमें भी जरूर ये प्रश्न होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैंने हिंट्स करके डाल दिया है। वो आपका ऑप्शन ए है। यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधे की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ऑप्शन बी है, खाद होते हैं जो मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त करते हैं। सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ पे बात की जाए तो खाद होते हैं और मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त करते हैं, ये गलत है। लेकिन यहाँ पे एक और प्रश्न है कि खाद क्या मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त करते हैं? जी हाँ, खाद जो होते हैं मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त करते हैं, लेकिन उर्वरक प्राप्त नहीं करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और हम बात कर रहे हैं लेकिन राइजोबियम बैक्टीरिया की। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है? जब फलीदार लेग्यूमिनस बैक्टीरिया क्या है? ये राइजोबियम बैक्टीरिया ये फलीदार लेग्यूमिनस पौधे की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है ये, और इसमें प्रश्न है आपका, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसमें ऑप्शन है आपके, इनसे मिट्टी की जल धारणा क्षमता में अधिक वृद्धि होती है,
इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है तथा इससे मिट्टी का गठन सुधार होता है। ऑप्शन बी है, इससे मिट्टी भुरभुरी और एवं संरंध्र हो जाती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। सी है, इससे मिट्टी जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। ये 3 ऑप्शन है और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये सारे चीज होते हैं आपके खाद में, खाद का उपयोग करने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है, ऐसा क्यों? बार बार जल गर्मी के दिनों में क्यों देना पड़ता है? यहां पे एक और क्वेश्चन बनता है, सिंचाई क्या कहलाता है? तो विभिन्न अंतराल पे जब खेतों को जल देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। और गर्मी के दिनों में इसकी क्यों जरूरत पड़ती है, यानी सिंचाई की क्यों जरूरत पड़ती है, बार बार पानी की क्यों आवश्यकता पड़ती है? तो कुछ ऑप्शन नंबर ए देखा जाए, मिट्टी एवं पत्तियों से जल का वाष्पन की दर अधिक होने से, मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर कम होने से। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहां बात की जाए करेक्ट आंसर की तो ए होगा, मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से, यानी वहां पे वाष्पन की दर अधिक होता है, यानी जो भी जल होता है वो खींच के आसमान में लेके चला जाता है, जाहिर सी बात है उसे पानी चाहिए, इसीलिए सिंचाई हम लोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पौधे में कितना प्रतिशत जल होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर ऑप्शन देखा जाए ए 70%, ऑप्शन बी देखा जाए 80%, ऑप्शन सी देखा जाए 90%, ऑप्शन डी देखा जाए 60%। इसका करेक्ट आंसर है आपका सी 90%। क्वेश्चन नंबर 33, सिंचाई के स्रोत हैं। सिंचाई के कौन से स्रोत है? कुआं, झीलें, नहर। डी है सभी। यहां पे देखा जाए तो सिंचाई के स्रोत आपके कुआं भी है, झील भी है। पहले कुएं से सिंचाई होता था, उसके बाद झील आया, झील से भी सिंचाई होता था। अब नहर है, नहर से आज भी के डेट में सिंचाई होता है, और साथ में पंपी सेट का भी उपयोग हम लोग करते हैं। और बिजली से भी चलने वाला जो पंपी सेट है उसका भी उपयोग करते हैं, डीजल इंजन से भी चलने वाला पंपी सेट का उपयोग करते हैं। तो इस सबसे सिंचाई के ये स्रोत है। सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं, सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं? तो ए है आपका मोट, कुष्ठ में दिया घिरनी, बी है चेन पंप, सी है आपका ढेकली, रहट, उत्तोलक तंत्र, डी है आपका सभी। अगर बात की जाए मोट और घिरनी क्या होता है, तो एक घिरनी लगा हुआ होता है, उसको लोग खींचते हैं, फिर हाथ से जो बाल्टी या पानी होता है उससे लेते हैं और पानी उझिलते हैं, तो ये घिरनी होता है। चेन पंप क्या होता है? तो एक चैन लगा होता है, उसमें ऑटोमेटिक वो पानी खींचता है, मतलब पानी उसको चलाते हैं तो वो पानी खींचता है, खींच के पानी उझिलता है, वो चेन पंप द्वारा चलता है। ढेकली रहट क्या होता है? तो ढेकली रहट एक उत्तोलक तंत्र द्वारा चलने वाला एक सिंचाई का पारंपरिक तरीका है। उसमें बैल होता है, बैल आपका वो ढेकली चलाता है और उससे पानी निकलता है। और ऑप्शन डी आपका सभी है, तो जाहिर सी बात है मैंने सबके बारे में बताया, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी ही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे प्रश्न छुपे हुए हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35, सिंचाई के कौन से आधुनिक विधि द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं, यानी ऐसा कौन सा आधुनिक विधि है जिससे सिंचाई में हम कम से कम जल का उपयोग करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही यूजफुल है हमारी लाइफ में। अगर आप किसान हैं तो बहुत ज्यादा यूजफुल है आपके लाइफ में। हमें जल का उपयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं जल जो पीने वाला हम लोगों के लिए जल है वो बहुत ही कम है, वो समाप्त हो जाएगा तो रहना मुश्किल हो जाएगा धरती पे। तो इसके लिए आधुनिक विधि कौन कौन से लाए गए हैं जिससे जल का कम से कम प्रयोग हो सके? ऑप्शन ए है आपका छिड़काव तंत्र, इसको अंग्रेजी में भी देख सकते हैं लिखा गया है। और इसका छिड़काव तंत्र क्या होता है? ये असमतल, यानी जहां समान रूप से धरती नहीं है, भूमि नहीं है, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। बलुई मिट्टी के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। जहां समतल धरती नहीं होता है उसके लिए बहुत ही उपयोगी है आपका छिड़काव तंत्र। और दूसरा इसमें ऑप्शन है बलुई मिट्टी है तो उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि छिड़काव तंत्र में क्या होता है, ये एक
पाइप सा बना हुआ होता है और उसमें जगह जगह छेदा हुआ होता है। जब उसमें जाता है पानी तो वो चलने लगता है और चारों तरफ से छिड़काव करना स्टार्ट कर देता है। तो ये आपका छिड़काव तंत्र हो गया। जैसे असमतल भूमि है, कहीं ऊंचा है कहीं खाला है, तो उसमें क्या होगा, पानी लेके जाएंगे तो एक ही जगह जम जाएगा, वहां बहुत ज्यादा पानी जमने से हानि भी हो सकता है फसल को, इसलिए इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। और बलुई मिट्टी के लिए भी क्या है, बलुई मिट्टी को अब पानी चला रहे हैं सुबह से लेकिन नीचे तक जा ही नहीं रहा है, बहुत ज्यादा पानी सूख रहा है, तो इसके लिए भी बहुत उपयोगी है आपका। तो छिड़काव तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं ड्रिप तंत्र की, ड्रिप सिस्टम की, दूसरा ऑप्शन है इसका। तो ये है आपका फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। जैसे में अगर बात की जाए फलदार जो पौधे होते हैं जो फल देते हैं, जो बगीचे में पेड़ पौधे लगे होते हैं, तो उसको चारों तरफ से पूरा मतलब जो भी बगीचा है चारों तरफ से पानी देने का कोई फायदा नहीं होता है। अगर पेड़ के जड़ में, आपका पौधे के जड़ में पानी चला जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि इसीलिए ड्रिप सिस्टम का उपयोग किया जाता है। जो भी पौधा होता है इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल का प्राप्ति किया जाता है। उसके पौधे के जो जड़ होते हैं वहां पे जल देना होता है, तो वहां पे हम जल आसानी से ड्रिप तंत्र द्वारा दे सकते हैं। तो इसमें तो कुछ बताना ही नहीं, प्रत्येक पॉइंट को मैंने समझा दिया है, तो आप निश्चित ही टिक कर देंगे सी ऑप्शन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा, ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मे भी ये पूछा जा सकता है। खरपतवार अर्थात अवांछित पौधे जो प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये भी उठता है खरपतवार क्या होता है। तो खरपतवार आपका होता है अवांछित पौधे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, यानी उसको हम उगाते नहीं है, वो पहले से भगवान की देन है, प्रकृति की देन है कि वो उग जाते हैं। तथा ये करते क्या है, जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। यानी जो भी मेरा फसल है उसको रोकते हैं, उसकी वृद्धि को प्रभाव डालते हैं। वो जल उसका जो भी है वो ले लेंगे, उसका जो भी पोषक तत्व है वो सोख लेंगे, उसका जगह स्थान छेकेंगे, उसको फैलने नहीं देंगे मेरे फसल को, साथ में प्रकाश भी छेक लेंगे। इससे क्या होगा, मेरा फसल वृद्धि नहीं करेगा, इसलिए हम खरपतवार को हटाते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि चलिए हम खरपतवार को तो हटा दिए, लेकिन खरपतवार हटाने को डैश 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 कहते हैं। आपके पास मात्र 2 सेकंड बचे हैं, जल्दी से ऑप्शन देके कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है आपका निराई, ऑप्शन बी है कटाई, ऑप्शन सी है थ्रेसिंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? निराई कटाई क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर निराई होगा, ना कि कटाई होगा। यहाँ पे क्या करते हैं, हम निराई करते हैं, यानी सुहाई करते हैं उसको, मतलब निराई करके उसको अलग कर देते हैं। ये किसकी सहायता से करते हैं? तो अगर गांव में देखा जाए तो या तो हाथ से उखाड़ के करते हैं, नहीं तो खुरपी जो होता है ना गांव में यूज करते हैं, उससे सोह के अलग कर देते हैं। तो निराई को हम खरपतवार हटाने की प्रक्रिया करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। अब यहाँ पे ये भी प्रश्न बनता है कि फसल को पकने में कितना समय, कितना मंथ लगता है, कितने महीने लगते हैं? वो 3 से 4 महीने लगते हैं। फसल पक जाने के बाद उसे काटना, कटाई कहते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है, कटाई किसे कहते हैं? तो फसल को पक जाने के बाद जो उसे काटने की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कटाई। काटना मतलब कटाई। और जो खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया थी वो निराई थी, लेकिन काटने, जब फसल पक जाता है उसको काटने को हम लोग क्या कहते हैं? कटाई कहते हैं। अब कटाई डैश 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 की सहायता से की जाती है। अब किसकी सहायता से की जाती है? ए नंबर है आपका दराती। दराती हाथ द्वारा कटाई होता है। अब दराती में हम लोग किससे करते हैं दराती? तो ये हाथ से कटाई करते हैं। जो हंसुआ होता है ना, वो होता है, उसको पकड़ के ऐसे जल्दी जल्दी काटते हुए चले जाते हैं। ये तिरछे रंग का ऐसे होता है, ये ऐसे हो गया, और यहाँ पे डंठा होता है पकड़ने का, और ये दराती होता है, दांत लगा हुआ होता है, और इससे पकड़ के हम लोग काटते हैं। तो यहाँ से कटाई होता है दराती। बी है आपका हार्वेस्टर मशीन। तो हार्वेस्टर मशीन क्या होता है? जो ट्रैक्टर से चलाया जाता है ना, उसे हम लोग हार्वेस्टर मशीन कहते हैं। उससे कटाई किया जाता है, यानी जो भी आपके फसल लगे हैं उसकी कटाई के लिए हम लोग हार्वेस्टर मशीन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, ए बी दोनों। डी है आपका थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग के बारे में आगे आपका प्रश्न ही है, थ्रेसिंग किसे कहते हैं? को ये थ्रेसिंग आपका होता है। तो थ्रेसिंग क्या होता है, आगे आपके ऑप्शन मिल जाएंगे। और थ्रेसिंग ये तलाबेसा ही होना चाहिए, ये आप करेक्ट कर लेंगे, ये छोटा सा मिस्टेक है।
तो यहाँ पे थ्रेसिंग नहीं होगा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं अगले क्वेश्चन में हम देख लेंगे थ्रेसिंग क्या है। तो यहाँ पे बात की जा रही थी कटाई की। कटाई के लिए आपका दरांती होगा जो हाथ से कटाई की जाती है, हार्वेस्टर मशीन होगा जो ट्रैक्टर में लगा के कटाई की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना होता है, यानी जो भी आपका फसल है उसे काट के लेके आए, उसमें पेड़ भी डंठल वगैरह भी होता है, उसको कैसे अलग करते हैं और भूसे से कैसे अलग करते हैं। तो इसको अलग करने की प्रक्रिया को हम थ्रेसिंग करते हैं। ये कार्य किया जाता है, किसके द्वारा ये कार्य किया जाता है, तो ये आगे लिखा गया है, को थ्रेसर द्वारा भी इसको कार्य किया जाता है, इसीलिए इसे थ्रेसिंग भी कहते हैं। और ट्रैक्टर द्वारा थ्रेसर चलाया जाता है, इसमें ऑप्शन में नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, थ्रेसर का भी उपयोग करते हैं और इसी के कारण इसे थ्रेसिंग भी कहते हैं। थ्रेसर किससे चलाया जाता है, आपका ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है। तो ऑप्शन ए देखा जाए को कंबाइन मशीन है जो हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। बी देखा जाए को फटक कर विनोइंग करके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा, ए और बी दोनों। अब कंबाइन मशीन के बारे में पूछ दे, कंबाइन मशीन क्या होता है, तो ये कंबाइन मशीन हार्वेस्टर मतलब कटाई के लिए जो औजार लगता था, जो मशीन लगता था वो है, और थ्रेसर मतलब थ्रेसिंग का जो कार्य करता है, यानी अलग करने की जो प्रक्रिया करता है वो है। तो हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों का संयुक्त रूप है आपका कंबाइन मशीन को। ये प्रश्न आएगा तो इसको आप डील कर लीजिएगा, हार्वेस्टर और थ्रेसर है। तो थ्रेसिंग का मतलब भी समझ गए, फसल जो है उसके बीजों और दानों से भूसे से अलग करने को कहते हैं, और फटक कर भी कर सकते हैं विनोइंग द्वारा। और तो इसका करेक्ट आंसर ए और बी दोनों है। और यहाँ पे ऑप्शन आपका सी दिया है थ्रेसिंग, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इस प्रक्रिया को हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं और यहाँ पे थ्रेसर होता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 39 नंबर क्वेश्चन, कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व होते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास मैं छोड़ता हूं, इसमें से कुछ प्रश्न मैं पूछूंगा, इसका करेक्ट आंसर तो मैं दूंगा, लेकिन इसमें से कुछ प्रश्न मैं आपको पूछूंगा। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व होते हैं। कटाई ऋतु के साथ कौन विशेष पर्व होते हैं, पोंगल बैसाखी होता है, बी होली दिवाली होता है, सी नब्या होता है और एवं बिहू होता है, और डी आपका इनमें से सभी होता है। अगर इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो इनमें से सभी होगा, लेकिन आपके पास एक प्रश्न मैं छोड़ता हूं, ये बुक में नहीं दिया है लेकिन आप खोज के जरूर लिखे, पोंगल और वैसाखी, नाब्या एवं बिहू, ये कहाँ के पर्व है, किस स्थान के पर्व है, किस राज्य के ये पर्व है, जो भी हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसका करेक्ट आंसर आपका डी है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 40 की बात की जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भंडारण से पहले दानों बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक होता है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट, पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। अब यहाँ पे प्रश्न ये भी बन सकता है कि क्यों जो बीज हैं, जो भंडारण किया जाता है, को बीज जो हैं, जो दाने हैं, उसको क्यों सुखाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कीट, पीड़कों, जीवाणु और कवक से सुरक्षा के लिए उसको सुखाया जाता है, ताकि उससे नमी बाहर आ जाए, और नमी बाहर आ जाने के बाद क्या होगा, कीट, पीड़कों और जीवाणु और कवक से सुरक्षा मिल जाएगी। अब यहाँ प्रश्न है, किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण करते हैं, को कहाँ भंडारण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जूट के बोरों में, धातु के बड़े पात्र बीन्स में। यहाँ दो आपको मिल गए, जूट के बोरों में भी होता है, धातु के बड़े पात्र में भी होता है। ऑप्शन बी देखा जाए तो बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में। ऑप्शन सी देखा जाए तो नीम की सूखी पत्तियों के साथ घरों में। डी है इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर आपका डी होगा। अब देखिए इसमें बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, कैसे, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखिए जूट के बोरों में, धातु के बड़े पात्रों में, बीन्स, पात्र यानी बीन्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पात्र यानी बीन्स। अब धातु के बड़े बीन्स में भी लिख सकता है ये, तो आप इसको याद रखेंगे, जूट के बोरों में भी याद रखेंगे। और यहाँ पे पूछ लेगा साइलो क्या है, कुछ साइलो क्या है, तो साइलो है बड़े पैमाने पर किसी चीज का भंडारण करना, यानी फसल या दानों का भंडारण करना, बीजों का भंडारण करने को हम लोग साइलो कहते हैं। और भंडार गृहों में, भंडार गृह में क्या करते हैं, तो बड़े पैमाने पे बीजों को भंडारण के लिए रखते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो घरों में भोजन को, घरों में अगर फसल को, बीजों को रखते हैं तो उसमें नीम का पत्तियां क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो पीड़क और जीवाणु से, जो भी कीट पीड़क हैं, कवक हैं, उससे सुरक्षा मिले। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो गया।
अब क्वेश्चन आपका 41 है, 2,4D उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है कटाई का, बी है निराई का, सी है मोट घिरनी का, डी है खरपतवारनाशी का। इसका करेक्ट आंसर आपका डी होगा, खरपतवारनाशी का। ये दो उदाहरण है 2,4D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, मछली के कान लीवर तेल से कौन सी विटामिन प्राप्त होता है? निश्चित ही ये जानते होंगे, इससे पहले भी अपनी क्लास में जरूर पढ़ा होगा। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ए बी सी डी भी दिया गया ऑप्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। मछली के कान लीवर तेल से हमें डी की प्राप्ति होती है। धूप से भी हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो धूप से हमें विटामिन डी ही मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, पृथक्करण की विधि है। तो पृथक्करण मतलब किसी भी चीज को अलग करना ही पृथक्करण होता है। तो पृथक्करण का विधि है हस्तचयन, थ्रेसिंग, दान, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए, बी दोनों है, यानी दोनों से हम अलग करते हैं बीज को। हस्तचयन यानी हाथ से चुन के भी कर सकते हैं, थ्रेसिंग के बारे में तो आगे समझाया जा भी चुका है। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये 44 है, निश्चित ही ये जानते होंगे, रासायनिक उर्वरक है। रासायनिक उर्वरक क्या है इसके बारे में पूछा गया है। तो ए है यूरिया, बी है पशु अपशिष्ट, सी है गोबर और डी है सभी। तो यहाँ पे ये दो तो खाद हो जाएंगे, बी और सी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बचता है यूरिया। यूरिया एक क्या है? रासायनिक उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी निश्चित आप जानते होंगे, कपास की खेती किस ऋतु में की जाती है? वो कपास आपका क्या है? खरीफ फसल है, क्योंकि इसे हम अपने पास उपजाते नहीं है, हम लोग के यहाँ होता नहीं है, कहीं से आता है कपास, इसीलिए उसे खरीफ यानी खरीदते हैं। कपास हुआ, मूंगफली हुआ, सोयाबीन और मूंगफली था कि ये लगभग हमारे यहाँ नहीं होता है, इसलिए खरीफ है। ये खरीफ मतलब ख से खरीफ, ख से खरीदना। तो ये क्या हो गया आपका? खेती किस ऋतु में होता है? तो खरीफ फसल की किस ऋतु में होगा? वर्षा ऋतु में होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। और 46 नंबर क्वेश्चन है, निश्चित ही लास्ट क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन, बड़े पैमाने पर पशुओं को पालना या देखभाल करना कहलाता है? ऑप्शन ए पशुपालन, ऑप्शन बी फार्म, ऑप्शन सी ये भी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर फॉर्म की बात की जाए तो फॉर्म वो स्थान हो जाता है जहां पे पशुओं को रखा जाता है। जैसे मुर्गी फार्म होता है ना, जो आप लोग बोलते हैं कि मुर्गी फार्म से हम ये मुर्गी लेके आए हैं, तो वो फॉर्म होता है जहां मुर्गियों को रखा जाता है। लेकिन देखभाल या पालना को कहते हैं हम लोग पशुपालन। इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, 46 का ए आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके क्लास 8 का चैप्टर 1 का पहला लेसन। और निश्चित ही ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ के इस क्वेश्चन बैंक को देखे होंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा और टोटल का टोटल आप आंसर दे सके होंगे। अगर आप आज तक नहीं पढ़े होंगे इस तरीके से एनसीईआरटी बुक को, तो इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, एक एक पॉइंट को देखना स्टार्ट कीजिए। मैंने टोटल पॉइंट को लिया है, इसलिए लिया है ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसे एनसीईआरटी पढ़ना है ये आपके दिमाग में आ जाए। तो निश्चित ही इस वीडियो के साथ आप लाभ उठाए होंगे और आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, वो प्रश्न के उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें और लाइक करना इस वीडियो को ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो फिर आए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।